नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सेकंड सेशन में। पहले सेशन में हम लोगों ने सीखा जनरल एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल। उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किए, लेकिन बहुत सारे फिर भी छूट गए क्योंकि हम लोग धीरे धीरे सीरीज में सीखते जाएंगे। तो पहले सेशन में जो सीखा था उसको 1 मिनट में जल्दी से आपको रिवाइज करा देते हैं, उसी में कुछ स्ट्रक्चर्स और ऐड करते हैं। जैसे हम लोगों ने सीखा था कि एनल कैनाल हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का बिल्कुल डिस्टल पार्ट है, एंड पार्ट है, ठीक। उसके जस्ट ऊपर के हिस्से को हम लोग क्या कह रहे थे? रेक्टम। रेक्टम और एनल कैनाल जिस पॉइंट पर एक दूसरे के साथ मीट करते हैं इसको बोलते हैं एनोरेक्टल जंक्शन। जो हम लोगों ने सीखा था इसी को बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसी को बोलते हैं एनोरेक्टल जंक्शन। और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है इसी को बोलते हैं क्या? एनोरेक्टल रिंग। ये रेक्टम है, यहां पर हमारा मल स्टोर होता है, ठीक। ये एनल कैनाल है। हम लोगों ने सीखा था कि यहां पर इस लाइन को अगर हम ऐसे ड्रा करें तो इसको बोला जाता है पेल्विक डायाफ्राम। पेल्विक डायाफ्राम ये एक ऐसी बाउंड्री है जो पेल्विक रीजन और पेरिनियम रीजन, इसके नीचे हिस्से को पेरिनियम रीजन बोलते हैं और ऊपर हिस्से को पेल्विक रीजन बोलते हैं, ठीक। ये एक ऐसी बाउंड्री है जो दोनों पार्ट्स को डिफरेंशिएट करती है, डिवाइड करती है, ठीक। इसके ऊपर के हिस्से को पेल्विक रीजन कहते हैं, नीचे को पेरिनियम कहते हैं, ठीक। अब देखिए, ऊपर से यहीं पर मसल होती है जिसको बोलते हैं लिवेटर एनाई मसल। कैसे बनी होती है वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ऊपर से अगर हम 1.5 सेंटीमीटर नीचे चलते हैं तो हमको कुछ कॉलम जैसे स्ट्रक्चर मिलते थे। अगर आपको याद हो, उन कॉलम को हमने क्या नाम दिया था? एनल कॉलम ऑफ मॉर्गेग्नी। इनके बेस पर कुछ वाल्व लाइक स्ट्रक्चर थे जिन्हें एनल वाल्व कहा था। यहीं पर कुछ साइनस थे, एनल साइनस बोला जाता था इनको, और उन्हीं के अंदर एनल ग्लैंड्स प्रेजेंट थी। और मैंने आपसे कहा था कि जो एनल ग्लैंड्स होती हैं वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। जैसे हमारे माउथ में 3 टाइप्स की सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये सलाइवा सिक्रीट करती हैं। जब हम कभी फूड लेते हैं तो उसको लुब्रिकेट करने का काम करती हैं और उसमें कई सारे एंजाइम होते हैं, तो फूड का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है और कई सारे पैथोजेंस से भी बचाने का काम करते हैं। सैलिवरी अमाइलेज वगैरह एंजाइम्स होते हैं। वैसे ही एनल कैनाल के अंदर जो एनल साइनस होते हैं उनमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें बोलते हैं एनल ग्लैंड्स। म्यूकस सिक्रीट करती हैं जो हमारे मल को लुब्रिकेट करती हैं ताकि वो बॉडी से आसानी से फिसल के निकल जाए। कभी कभी उन्हीं में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने के कारण फिस्टुला डेवलप हो जाता है। तो जब कभी भी फिस्टुला होता है, ऐसा देखा गया है कि मोर देन 80% से ज्यादा फिस्टुला, 90% के आसपास, वो एनल ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से होती है और उनकी जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो 6 o'clock के आसपास होती है, ठीक। तो ये एनल कॉलम है। एनल साइनस के बारे में बात कर ली। अच्छा, ये जो दांतों जैसी लाइन बनती है इसी को बोलते हैं क्या? डेंटेट लाइन। मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन का नाम क्या था? डेंटेट लाइन। डेंटेट लाइन, या इसी का एक और नाम था पेक्टिनेट लाइन। पेक्टिनेट लाइन क्या खास बात थी? इसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर अलग थे और बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके नीचे अलग थे। देखते जाते हैं। अगर हम 1.5 सेंटीमीटर और नीचे चलते हैं, 1.5 सेंटीमीटर, तो एक दूसरी लाइन मिलती है। इसका नाम रखा था क्या? हिल्टन लाइन या व्हाइट लाइन, ठीक। और इसके नीचे की अगर हम बात करें तो 0.8 सेंटीमीटर अगर और नीचे चले तो यहां पर हमको मिलती है एनल वर्च, ठीक। और इसके आसपास की अगर हम बात करें तो ये होती है पेरिएनल स्किन। पेरिएनल स्किन, ठीक। इसके आसपास की बात करें तो पेरिएनल स्किन, इधर भी उधर भी, ठीक। इसमें 2 टाइप के स्फिंक्टर होते हैं। जो सर्कुलर मसल ऑफ रेक्टम होती हैं यही आगे की तरफ एक्सटेंड करके जो स्फिंक्टर बनाती हैं उसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर,
जो सर्कुलर मसल ऑफ रेक्टम होती हैं ये आगे की तरफ ऐसे एक स्फिंक्टर बनाती हैं। ये और ये इसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? इंटरनल स्फिंक्टर। और जहां से लिवेटर नाई मसल होती है वहां से एक और स्फिंक्टर बनता है, उसका नाम होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। तो जो अंदर की तरफ स्फिंक्टर बना वो इंटरनल स्फिंक्टर है और इसको बोलते हैं क्या? एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल स्फिंक्टर रेक्टम की सर्कुलर मसल्स जो होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है। कहां तक होता है? ये होता है आपका व्हाइट लाइन तक या हिल्टन लाइन तक। नेचर में ये कैसा होता है? नेचर में ये इनवॉलंटरी होता है, क्योंकि यहां पर जो सप्लाई होती है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो नेचर में वॉलंटरी होता है। ओके, इनके बीच जो स्पेस होता है एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच, ये कहा जाता है क्या? जो ये वाला स्पेस कहा जाता है इंटर स्फिंक्ट्रिक स्पेस। और जो ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं इंटर स्फिंक्ट्रिक ग्रूव। जब कभी किसी को फिसर होता है तो फिसर के केस में इसी इंटर स्फिंक्ट्रिक ग्रूव से जाकर के जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है उसका लेस देन 30% थोड़ा सा कट कर देते हैं, जिससे स्पाज्म खत्म हो जाता है, तो फिसर ठीक होने में बड़ा आसानी होती है, पेन में भी रिलीफ होता है। क्योंकि इसके ऊपर की जो नर्व सप्लाई होती है डेंटेट लाइन के ऊपर वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, और नीचे की जो नर्व सप्लाई होती है वो सोमैटिक नर्व की सप्लाई होती है। तो अब हम लोगों ने स्फिंक्टर के बारे में जाना, हालांकि अभी इसके बारे में काफी कुछ जानना है। स्फिंक्टर किस चीज के बने होते हैं, कैसे बनते हैं, किस टाइप की मसल्स होती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। तो अंदर की तरफ जो स्फिंक्टर होता है उसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, जो बाहर की तरफ होता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक, तो ये समझे। अब हम लोग इसके ब्लड सप्लाई के बारे में सीखते हैं। तो हम लोगों ने ये सीख लिया था, ये इंटरनल स्फिंक्टर है और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हम लोगों ने सीखी थी, डेंटेट लाइन। डेंटेट लाइन बॉर्डर है कई चीजों का। इसके ऊपर की जो ब्लड सप्लाई है, यहां पर जो ब्लड सप्लाई होती है वो सुपीरियर रेक्टल वेन सप्लाई करती है। ठीक, सुपीरियर रेक्टल वेन जो होती है वो यहां से ब्लड लेके जाती है और मिलती है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन से। इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन जब ऊपर चलती है तो ये स्प्लीनिक वेन से कनेक्ट होती है, स्प्लीनिक वेन से कनेक्ट होती है, और स्प्लीनिक वेन के साथ ज्वाइन होने के बाद ये ओपन होती है हिपैटिक पोर्टल वेन में। ये है हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन मतलब कहने का ये हुआ कि जो पाइल्स होता है दो टाइप का है, मैंने बताया था। एक होता है इंटरनल हिमोराइड और एक होता है एक्सटर्नल हिमोराइड। तो इंटरनल हिमोराइड जो होता है वो सुपीरियर रेक्टल वेन्स के डायलेटेशन की वजह से होता है। अब अगर किसी के हिपैटिक पोर्टल वेन में कुछ कंजेशन हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, तो ये जो ड्रेनेज है ऊपर की तरफ ब्लड जा रहा है ये नहीं जा पाएगा तो नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से होगा क्या कि यहां पर जो सुपीरियर रेक्टल वेन है उनमें डायलिटेशन हो जाएगा और इंटरनल हिमोराइड हो जाएगा। मतलब हिपैटिक पोर्टल वेन में अगर कंजेशन हुआ, हाइपरटेंशन हुआ तो पाइल्स हो जाएगा, है ना। तो सोचिए यही के रीजन पाइल्स के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है, यहां का रीजन भी रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर कभी कोई पाइल्स का पेशेंट आता है और कंप्लेन करता है तो उस सिचुएशन में हमें हिपैटिक सिस्टम पर भी थोड़ा नजर बनाए रखनी जरूरी होती है।
तो ऊपर के हिस्से में ब्लड सप्लाई सुपीरियर रेक्टल वेन ले जाती है और ये खुलती है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन में। इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन जब आगे चलती है तो स्प्लीनिक वेन के साथ ज्वाइन होकर हिपैटिक पोर्टल वेन में जाके खुल जाती है। अब नीचे की बात करें तो नीचे अगर हम बात करें तो इंफीरियर रेक्टल वेन सप्लाई करती है। इंफीरियर रेक्टल वेन, इंफीरियर रेक्टल वेन जो होती है ये जाती है पुडेंडल वेन में, पुडेंडल वेन में, और पुडेंडल वेन जो होती है ये इंफीरियर वेना कावा में खुलती है, इंफीरियर वेना कावा में। तो ऊपर की ब्लड सप्लाई अलग है और नीचे की ब्लड सप्लाई अलग है। अच्छा, अगर हम बात करें नर्व सप्लाई की तो इस डेंटेट लाइन के ऊपर की जो नर्व सप्लाई है वो ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये काम करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर पूछे, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी जो सप्लाई आती है वो आती है L1 और L2 से, और इधर की अगर सप्लाई पूछे तो ये आती है H2, S3, S4 से। तो इसका जो नर्व सप्लाई है वो अलग है। कहां? डेंटेट लाइन से ऊपर। अच्छा, ये जो होते हैं, जो यहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है, ये सेंसिटिव होता है सिर्फ किसके लिए? सेंसिटिव होता है फॉर प्रेशर, पेन और टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव नहीं होता है। तो अगर यहां पर डेंटेट लाइन के ऊपर कोई फिस्टुला डेवलप होता है या डेंटेट लाइन के ऊपर पल्स डेवलप होता है तो उसमें पेन नहीं होता, हैवीनेस फील होती है, और कई बार अब्सेस फॉर्म बनता है तो पता ही नहीं चलता काफी टाइम तक, क्यों? पेन होता नहीं और हैवीनेस सी फील होती है। लेकिन इसके नीचे की बात करें तो इसके नीचे की जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है सोमैटिक नर्व की। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है, सोमैटिक नर्व में होती है पुडेंडल नर्व, पुडेंडल नर्व जो होती है ये सेंसिटिव होती है पेन और टेम्परेचर दोनों के लिए, पेन और टेम्परेचर दोनों के लिए। इसलिए कभी नीचे के हिस्से में कोई कट लग जाए, अब्सेस डेवलप हो जाए, बहुत पेन होता है, पेशेंट आएगा कि जैसे टपकने जैसा पेन हो रहा है, और उस चक्कर में कई बार फिशर के केस में स्पाज्म डेवलप हो जाता है। पेशेंट मलत्याग के लिए जाता है तो जाने से पहले डरता है, स्पाज्म की वजह से उसको मलत्याग करते जाते टाइम बहुत परेशानी होती है, और मलत्याग करने के बाद भी उसको काफी देर तक जलन, दर्द और मतलब बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नीचे के हिस्से में सोमैटिक नर्व की सप्लाई है, और सोमैटिक नर्व जो होती है ये पेन और टेम्परेचर दोनों के लिए सेंसिटिव है। ठीक है, तो अच्छा, फिशर में होगा क्या कि जब कभी मल हार्ड आएगा और यहां से जब निकलेगा तो यहां पे लॉन्गिट्यूडनल कट लगेगा। अच्छा, डेंटेट लाइन के नीचे ये वाली जो ये पूरी इपिथेलियम है ये स्क्वेमस इपिथेलियम है, ऊपर कॉलमनर इपिथेलियम होती है, और स्क्वेमस इपिथेलियम में यहां पर केराटिनाइज्ड है और यहां पर नॉन केराटिनाइज्ड है। नर्व सप्लाई पुडेंडल नर्व की है, तो अगर कभी मल हार्ड हो तो उस केस में यहां पर लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी होती है, बहुत पेन होता है। जब कभी भी पाइल्स की वजह से ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग तो फ्रेश होगी लेकिन पेन नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है और ब्लीडिंग भी हो रही है, पेशेंट ये कहता है मुझे पाइल्स हुआ है, जानकारी ना होने के कारण, क्योंकि जब कभी भी मलद्वार से संबंधित किसी बीमारी का जिक्र होता है तो पाइल्स ही लोगों की जुबान पे आता है, लेकिन अगर पेन के साथ कोई आता है तो वहां पर फिशर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पाइल्स चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल, दोनों केसेस में पेन नहीं होता है जब तक कि इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई मतलब उसमें कह सकते हैं कट ना लग जाए या इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक, तो नीचे की नर्व सप्लाई सोमैटिक नर्व सप्लाई है, जो पुडेंडल नर्व होती है वो सोमैटिक नर्व है, वो पेन और टेम्परेचर दोनों के लिए सेंसिटिव होती है। ठीक, तो इस सेशन में हम लोगों ने सीखा कि नर्व सप्लाई कैसी है, डेंटेट लाइन के ऊपर नर्व सप्लाई कैसी है, डेंटेट लाइन से नीचे नर्व सप्लाई कैसी है, कब पेन होगा कब पेन नहीं होगा, ब्लड सप्लाई कैसी है, डेंटेट लाइन के ऊपर कैसी ब्लड सप्लाई है, डेंटेट लाइन के नीचे कैसी ब्लड सप्लाई है। तो उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ आया होगा।
नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि जो स्फिंक्टर है इनका क्या काम होता है, काम कैसे करते हैं, इनके कितने पार्ट्स होते हैं, ये कितने कंपोनेंट से बने होते हैं, और भी बहुत कुछ।